नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय को पलटने वाले हैं जब लोकतंत्र पर ही ग्रहण लग गया था। वो तारीख थी 25 जून 1975 की, जब देश में आपातकाल मतलब इमरजेंसी लागू हुई। सोचिए, जिस देश ने इतनी मुश्किलों से आजादी पाई, वहां अचानक से लोगों की आजादी छीन ली गई। आज हम जानेंगे कि कैसे ये सब हुआ, किन किन सूरमाओं ने इसमें अपनी भूमिका निभाई और कैसे हमारे देश ने इस मुश्किल वक्त का सामना किया। कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी कि आपको लगेगा, अरे वाह, ऐसा भी हुआ था क्या। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की कहानी में ट्विस्ट और टर्न कम नहीं होंगे। इमरजेंसी, लोकतंत्र पर लगा ग्रहण और कुछ चुभने वाले सवाल। आज हम बात करेंगे 25 जून 1975 की, जब आधी रात को अब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। इसे आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था, लेकिन असल में ये इंदिरा जी की कुर्सी बचाने की कवायद थी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या सच में इतनी जरूरत थी इमरजेंसी की, या सिर्फ एक राजनीतिक खेल था जिसमें आम जनता पिस गई। गुजरात का नवनिर्माण और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति कहानी शुरू होती है 1974 से, जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। हॉस्टल के खाने के दाम क्या बढ़े, छात्रों का गुस्सा महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़क उठा। मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के खिलाफ चमन चोर के नारे लगे और सरकार को झुकना पड़ा। पटेल ने इस्तीफा दे दिया। देखा आपने छात्र शक्ति में कितनी ताकत होती है। अच्छा, फिर एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण जेपी की। 72 साल के क्रांतिकारी। बिहार में भी छात्रों का गुस्सा था और जेपी ने इसे एक नया नाम दिया, संपूर्ण क्रांति, मतलब टोटल रेवोल्यूशन। जेपी कहते थे हमारा सिस्टम सड़ गया है, इसे बदलना होगा। इंदिरा गांधी ने उन्हें पुराना बुढ़ा कहकर टाल दिया, लेकिन जनता ने उन्हें लोकनायक बना दिया। अब आप ही बताइए, अगर सिस्टम सही होता तो जेपी को क्रांति की जरूरत ही क्यों पड़ती। अब समझते हैं परमाणु बम का धुआं और रेलवे की पटरी पर गुस्सा। 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण मतलब न्यूक्लियर टेस्ट किया और नाम दिया बुद्ध मुस्कुराए, मतलब बुद्ध स्माइल। इंदिरा गांधी के लिए ये एक बड़ी जीत थी। देश भक्ति का जज्बा उमड़ा। लेकिन भाई साहब, खाली पेट पैट्रियोटिज्म नहीं चलता। महंगाई 25% पार कर चुकी थी। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। अब आप ही सोचिए, घर में आटा नहीं और सरकार कह रही है हमने बम बना दिया, तो क्या बम खाएंगे। अब लोग कहेंगे भाई बम से पेट थोड़ी ना भरता है। फिर आए जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने पूरे देश की रेलगाड़ी को रोक दिया। 20 दिन तक रेलवे हड़ताल चली, स्टेशन खाली, सामान सड़ रहा और इकोनॉमी डगमगा गई। जॉर्ज फर्नांडिस तो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन बन गए हीरो। जब लोग भूखे हों तो ऐसी हड़तालें तो होंगी ही ना। क्या कहते हैं आप। अब जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने हिला दी थी कुर्सी। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर ने सरकारी नौकरी से ठीक से इस्तीफा नहीं दिया था और सरकारी अधिकारियों ने उनके चुनाव प्रचार में मदद की थी। अब इसे कुछ लोग छोटी बात कह सकते हैं, लेकिन कानून तो कानून होता है। जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द और अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक। ये ऐसा लगा जैसे किसी ने टाइगर की पूंछ पर पैर रख दिया हो। जेपी ने इसे न्याय की जीत बताया और इंदिरा गांधी को लगा कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। अब आप ही बताइए, अगर फैसले पक्ष में आते तो न्याय और साजिश की बात होती क्या। अब जानते हैं कि जब मां के शक और बेटे की महत्वाकांक्षा ने देश को डुबोया। संजय गांधी एक महत्वाकांक्षी बेटा और अनसुनी दास्तां। इमरजेंसी की कहानी में एक और अहम किरदार है इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। ये वो इंसान थे जो कभी कार बनाना चाहते थे, मारुति नाम से अपना ब्रांड शुरू किया पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब मां प्रधानमंत्री बनी तो ये बैकडोर से पावर सेंटर बन गए। अब भाई, जब मां प्रधानमंत्री हो तो फिर क्या पूछना। संजय गांधी की महत्वाकांक्षा ने इंदिरा गांधी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की परमिशन दी थी, लेकिन संसद में वोट करने पर रोक लगा दी थी। वकील कह रहे थे इस्तीफा दे दो, पर संजय को लगा कि ये साजिश है। दोस्तों, रात का वक्त था, इंदिरा जी परेशान थी। संजय ने कहा, माँ ये साजिश है, ये लोग आपको हटाना चाहते हैं। इंदिरा जी ने कहा, लेकिन ये अनैतिक होगा बेटा। संजय ने कहा, नैतिक अनैतिक छोड़ो, माँ कौन है जो आपकी कुर्सी पर बैठेंगे, जगजीवन राम या YB चौहान। क्या पता वो फिर कुर्सी छोड़े या नहीं। और यहीं पर मां के मन में शक के बीज बो दिए गए। अब ये संजय गांधी की महत्वाकांक्षा थी या मां का प्रेम, ये तो इतिहास ही जाने।
और बात तो बन गई। जेपी का सिंहासन खाली करो और इंदिरा का पलटवार। 25 जून 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोग जमा थे। जेपी ने गरजते हुए कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और फिर उन्होंने सेना और पुलिस से अनैतिक आदेशों को ना मानने की अपील कर दी। अब भैया ये तो सीधे सीधे सरकार को ललकारना था। इंदिरा गांधी ने शायद सोचा बहुत हो गया। उसी रात आधी रात को उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर इमरजेंसी का ऐलान करवा दिया। अब आप ही बताइए, जब कोई आपको सीधे सीधे चुनौती दे तो फिर पलटवार तो बनता है। पर इस पलटवार की कीमत देश को चुकानी पड़ी। अखबारों की बत्ती गुल और नेताओं की जेल यात्रा। आधी रात को दिल्ली के सभी बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि कोई खबर छप ना पाए। सुबह होते होते जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली में कहर ढाया। आडवाणी जी ने बाद में कहा था, जब उन्हें झुकने को कहा गया तो वे रेंगने लगे। अब आप ही बताइए, जब सत्ता का डंडा चलता है तो ऐसा ही होता है ना। कुछ ने विरोध किया पर ज्यादातर खामोश हो गए। इमरजेंसी का काला अध्याय, मनमानी, नसबंदी और चश्मे वाली का खौफ, मीसा कानून और 38वां और 49वां संवैधानिक संशोधन अदालतों की लगाम। इमरजेंसी लगते ही सरकार ने धड़ाधड़ कानून बदलने शुरू कर दिए। मीसा कानून मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। 27 जून को एक अध्यादेश लाया गया जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस यानी गिरफ्तारी की वैधता जानने के अधिकार को ही खत्म कर दिया। फिर आए 38वें और 39वें संविधान संशोधन। इन संशोधनों ने इमरजेंसी के दौरान की गई किसी भी कार्रवाई और इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया, यानी अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। ज्ञान प्रकाश की किताब इमरजेंसी क्रॉनिकल्स कहती है कि इन कानूनों ने कार्यकारी सर्वोच्चता मतलब एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी स्थापित कर दी। अब आप ही बताइए, जब कोर्ट भी कुछ ना कर पाए तो फिर जनता जाए तो जाए कहां। 21 सूत्रीय कार्यक्रम और जनसंख्या अनुशासन का डरावना चेहरा। जुलाई में इंदिरा गांधी ने अपना 21 सूत्री कार्यक्रम 21 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें भूमि सुधार और महंगाई कम करने के वादे थे, लेकिन संजय गांधी ने इसे मनमानी और जोर जबरदस्ती का हथियार बना दिया। सबसे डरावना था जनसंख्या अनुशासन पॉपुलेशन डिसिप्लिन का कार्यक्रम, जिसे हम जबरदस्ती नसबंदी के नाम से जानते हैं। सरकार ने टारगेट फिक्स कर दिए। सरकारी कर्मचारियों को नसबंदी के टारगेट दिए गए, नहीं तो सैलरी कट। कई जगह तो पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कैंपों में ले जाती थी। शादीशुदा कुमारे कोई भी नहीं बचते थे। 1976-77 में 62 लाख से 1.1 करोड़ नसबंदियां हुई। अब आप ही सोचिए ये कैसा जनसंख्या नियंत्रण था। ऐसा लगता था जैसे देश में कोई हिटलर शाही आ गई हो। चश्मे वाली रुखसाना सुल्ताना और तुर्कमान गेट का दर्द। नसबंदी के इस खेल में एक नाम खूब बदनाम हुआ, रुखसाना सुल्ताना। अपनी बड़ी काली चश्मे और स्टाइलिश सूट के लिए जाने वाली रुखसाना दिल्ली के जामा मस्जिद के पास दुजाना हाउस में नसबंदी केंद्र चलाती थी। सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 15,000 मुसलमानों को नसबंदी के लिए प्रेरित किया। पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा कि उन्हें इसके लिए 84,000 रुपए का प्रोत्साहन भी मिला। रुखसाना सुल्ताना इतनी पावरफुल थी कि एक बार जब वह पुरानी दिल्ली में खाना खा रही थी तो एक टॉप पुलिस ऑफिसर उनके सामने खड़ा रहा। उन्होंने तुर्कमान गेट पर झुग्गियों को तोड़ने से रोकने के लिए एक शर्त रखी, हर हफ्ते 300 नसबंदी के केस दो। भाई साहब ये तो हद थी। मुसलमानों को लगा कि ये उनकी जनसंख्या कम करने की हिंदू साजिश है और इससे सांप्रदायिक तनाव मतलब कम्युनल टेंशंस भड़क गए। इसी नसबंदी ने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार की नींव रखी थी, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। देखो, नसबंदी शब्द इमरजेंसी के अत्याचारों का पर्यायवाची बन गया था। दिल्ली में तो मशहूर कांग्रेस नेता सुभद्रा जोशी भी संजय की ये जोर जबरदस्ती के कारण हार गईं। संजय की तिकड़ी को समझते हैं, गोएबल्स, राजपुतीन और गेस्टापो। संजय गांधी ने अपनी सत्ता चलाने के लिए एक तिकड़ी बना रखी थी। विद्याचरण शुक्ल, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और बंसीलाल, ये लोग संजय की परछाई बनकर काम करते थे। वी.सी. शुक्ल ये संजय के प्रचार मंत्री थे, बिल्कुल गोएबल्स की तरह। संजय की सलाह पर इंदिरा गांधी ने इंदर कुमार गुजराल को हटाकर उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया।
शुक्ल ने प्रेस पर ऐसा शिकंजा कसा कि विरोध की एक भी आवाज न निकले। किशोर कुमार के गाने भी बैन कर दिए गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की रैली में गाने से इनकार कर दिया था। किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्में जो संजय पर व्यंग्य थी उन्हें तो जला दिया गया। शाह आयोग ने बाद में कहा मीडिया का इस्तेमाल इमरजेंसी के गुणों का प्रचार करने के लिए किया गया था। हरियाणा के ये दबंग नेता बंसीलाल संजय के गेस्टापो जैसे प्रवर्तक थे। नसबंदी, गिरफ्तारियां और झुग्गी झोपड़ी हटाने के काम में इनकी क्रूरता की मिसालें दी जाती हैं। शाह आयोग ने कहा बंसीलाल के कार्यों से व्यापक भय और पीड़ा हुई। हीरेंद्र ब्रह्मचारी ये एक रहस्यमय योगा गुरु थे जिन्हें रासपुतीन कहा जाता था। ये इंदिरा और संजय दोनों को आध्यात्मिक सलाह देते थे। इनके आश्रम से नीतियों पर असर पड़ता था और इन पर तस्करी और वित्तीय अपराधों के आरोप भी लगे। लेखक ज्ञान प्रकाश लिखते हैं कि इनकी तिकड़ी ने ऐसा राज कायम किया जहां सत्ता संस्थाओं के माध्यम से नहीं बल्कि इंदिरा के प्रति वफादारी के माध्यम से बहती थी। अब समझते हैं संविधान पर हमला। 42वां संविधान संशोधन। संजय की इस मंडली के कानूनी सलाहकार थे एस रे। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तैयार किया जिसने तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप की आशंकाएं बढ़ा दी। 1976 में हुए संशोधन ने सरकार को बेहिसाब पावर दी और अदालतों की ताकत कम कर दी। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया जिसे 44वें संविधान संशोधन ने फिर से 5 साल किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। साथ ही नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। कई बदलाव 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस ले लिए गए। दोस्तों, जनता की ताकत और लोकतंत्र की जीत को समझते हैं। प्रतिरोध की चिंगारी और चुनावों का ऐलान कहते हैं जब अत्याचार बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बेचैनी थी। जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता संजय की बढ़ती ताकत और पार्टी के तानाशाह रवैये से नाराज थे। बाहर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर पर्चे बांटने शुरू कर दिए। विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच फुसफुसाहट थी और गांव देहात में नसबंदी से नाराज लोग गुस्से से भरे थे। बीबीसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणों ने वीसी शुक्ल के लाख रोकने के बावजूद दुनिया का ध्यान भारत पर बनाए रखा। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने मार्च में आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। अब पता नहीं क्यों किया, शायद उन्हें लगा कि जनता उनके साथ है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन यह ऐलान इमरजेंसी के अंत की शुरुआत था। अब समझते हैं जनता पार्टी का गठन और इंदिरा की हार। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ जेलों के ताले खुल गए। फरवरी में जनता पार्टी बनी। ये अलग अलग नेताओं और समूहों का एक कमजोर गठबंधन फ्रेजाइल कोलिशन था, लेकिन एक बात थी जो उन्हें जोड़े रखती थी, इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ विरोध। जेपी भले ही बीमार थे लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को नैतिक बल दिया। और फिर आया वो दिन जब चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को देश ने ऐसा झटका दिया कि वो हिल गई। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली जबकि जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इंदिरा गांधी खुद अपनी रायबरेली सीट से हार गई और संजय गांधी भी अमेठी से हार गए। ये उन पर लगे अत्याचारों का सीधा सीधा जवाब था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और देश में लोकतंत्र की वापसी हुई। इमरजेंसी ने भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ा। एक सबक की सत्ता का अंधापन कितना खतरनाक हो सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने सही कहा था, इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है मेरे दोस्त। तो देखा आपने कैसे 1975 की इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र को एक कसौटी पर परखा। ये वो दौर था जब अधिकारों को कुचला गया, आवाजों को दबाया गया और देश की आत्मा को चोट पहुंचाई गई। लेकिन इस सब के बावजूद भारत की जनता ने दिखा दिया कि जब बात लोकतंत्र की आती है तो वो किसी से नहीं डरती। 1977 के चुनाव में जनता की आवाज ने इंदिरा गांधी जैसे सशक्त नेता को भी सत्ता से बेदखल कर दिया। ये बताता है कि हमारे देश में जनता जनार्दन है। हमारा संविधान हमें बोलने, सोचने और अपनी बात रखने की आजादी देता है और इसमें हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे हल्के में लेंगे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि कुछ सोचने पर भी मजबूर कर गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और कानून या केस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।